अगर BEIC को ये नहीं देता है जमींदार, तो जमींदार की कल है, जमींदार की नीलामी हो जाएगी। इसका जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है जमींदार के, खूब बांग्ला में रहन निकाल देगा। चलिए, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, की हाल चाल। आप सभी अध्ययन करने वाले मित्रों को भारतीय आर्ट्स क्लासेस में स्वागत है। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अस्थाई बंदोबस्त के बारे में, जिसको इस्तमरारी बंदोबस्त कहते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट सुन लीजिए। स्थायी बंदोबस्त को 1793 ईस्वी में जो है से कि चालू किया गया था। उस समय के बंगाल के जो गवर्नर थे, जिसका नाम था चार्ल्स कॉर्नवालिस, उसके द्वारा 1793 में बंगाल में इसको लागू किया गया था। शॉर्ट में हम आपको बता रहे हैं, फुल डिटेल में हम लोग इसको चलेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि भूमि को जैसे कि जमींदारों के हाथ में दे दी गई थी, तो ये 1793 में चला था। इसके अब ध्यान से समझिएगा। हम बंगाल की बात कर ले तो पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि ये आपका पूरा का पूरा ये सब प्रांत जो देख रहे हैं, जो अब बांग्लादेश है, वो उस समय बंगाल हुआ करता था। ठीक है, ये वो बांग्लादेश के ऊपर में उत्तर साइड में जो देखते हैं, ये अब पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल, ये बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, ये सब मिल गया। तो एक समय था कि ये बिहार जिसमें आपका नीचे ले खींच दिए, इसीलिए चूंकि झारखंड भी बिहार में ही पहले था। झारखंड से बिहार 2000 में अलग हुआ। पिछले वीडियो में भी हम लोग इस बात को बोले। ठीक है, तो अभी बिहार में झारखंड भी है, तो झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, ये सब मिल करके बंगाल था। एक समय था कि उड़ीसा का भी कार्यभार बंगाल में ही मिला हुआ था। ठीक है, इतने बड़े प्रांत को बंगाल कहते हैं। बंगाल से व्यापार करके अंग्रेज काफी मालामाल हो गए थे। हम पीछे रिव्यू थोड़ा सा करें। प्लासी का युद्ध 1757, बक्सर का युद्ध 1764। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों की एकदम ईंट पक्की हो गई, यहाँ पे एकदम साम्राज्य विस्थापित कर दिया। बंगाल पे अधिकार अंग्रेजों को हो चुकी थी। चूंकि अधिकार होने के रीजन हम पिछले वीडियो में चर्चा भी कर लिए हैं, नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा कि अंग्रेज क्या कह रहा है कि बंगाल में जो दीवानी था वो दीवानी ले लिया है। ठीक है, तो बंगाल में दीवानी ले लिया तो दो शासन, एगो अंग्रेज भी दीवानी के थ्रू शासन कर रहा था और दूसरा नवाब भी शासन कर रहा था। तो हम लोग देखे थे कि वहां द्वैध शासन हो गया। द्वैध शासन माने एक के सत्ता का संचालन दो हाथों में हो जाए तो उसको कहते हैं द्वैध शासन। ठीक है, तो बंगाल में द्वैध शासन चालू हुआ। द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा चालू किया गया था। ठीक है, उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स, जब मामला की स्थिति बहुत गड़बड़ा गई, क्योंकि 69-70 के दौरान बंगाल में जैसे कि अकाल पड़ गया था, तो ये सब देखते हुए 1772 में जैसे कि कभी कभी बोलने के क्रम में 1918 होगा, ये सब नहीं समझिएगा। अभी 1700 पढ़ा रहे हैं, 1700 चलेगा। ठीक है, तो 1772 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा इसको समाप्त कर दी गई थी। ये चीजें ध्यान में रखेंगे। आज हम लोग देखेंगे अस्थाई बंदोबस्त। तो 1772 में इससे पहले एक नियम खत्म हुआ, बंगाल से द्वैध शासन। अब ज्यादा दिन ही नहीं हुआ कि 1793 की अगर बात कर ले, ध्यान से समझिएगा, 1793 में बंगाल में एक नया नियम लॉन्च हो रहा है। इसको कहते हैं अस्थाई बंदोबस्त। चूंकि इस समय क्या थे कि लगान को कैसे व्यवस्थित किया जाए, ये कंपनी विचार कर रही थी बंगाल में कि यहाँ के भूमियों से जो जमीनें हैं, जो व्यापारी लोग हैं, तो खास करके यहाँ के जो जमीनों से बंगाल से हमको कैसे राजस्व मिलेगा, इस पर विचार कर रही थी। एक नई नीति लाने के लिए, नियम पॉलिसी लाने के लिए ये कंपनी सोच रही थी। तो उसमें किया क्या गया कि जितने भी, जैसे मान लो ये कंपनी है, तो इधर मान लेते हैं ये जमीनें होते थे, तो इन जमीनों से एक एक व्यक्तियों से लगान कैसे लिया जा सके। अलग अलग आदमी अलग अलग दुख सुख सुनावे, कोई कहे कि हमारा ही शादी है, तई है, तऊ है। कंपनी चाहती थी कि हम एक व्यवस्थित लगान, ऐसा व्यवस्था कर दें कि हमको उतना लगान आने लगे। इनके बारे में भी कंपनी लोग सोचा कि छोटे छोटे जो किसान लोग होते हैं, जो छोटे छोटे भूमि अपना करते हैं, तो उनके लिए भी एक राशि निश्चित कर दी जाए। कंपनी अच्छा देख रहे हैं, लेकिन देखिए इसका परिणाम कैसे विफल हो जाएगा। कंपनी अच्छा सोच रहा है कि जनता को क्या कर देते हैं कि एक टैक्स हम फिक्स कर देते हैं कि इतना ही लेंगे। जैसे मान लेते हैं कि 40% अगर टैक्स ले ले हम, तो यहाँ पे क्या है कि जनता भी बाकी का जो बचा हुआ है, इसके पास 60% अनाज वगैरह बचेंगे, तो इससे अपना बीज वगैरह खाद खली लाएंगे, इसकी स्थिति अच्छी हो जाएगी, किसानों की स्थिति अच्छी हो जाएंगे, तो ये और ज्यादा खेती बाड़ी करेगा, तो ये और ज्यादा लाभ प्राप्त कर पाएगा किसान। तो ये टैक्स को व्यवस्थित करना चाह रहा था। लेकिन इसमें क्या हुआ कि बीच में एक बिचौलिया आ गया। ये क्या किया कि जो खास करके ये जान रहा था कि ऐसे किसी व्यक्ति को दे दें जो हमको एक निश्चित लगान ईस्ट इंडिया कंपनी में, कंपनी को जमा करे BEIC में। समझ रहे बात ना? ये मान लेते हैं कि ये BEIC है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से बंगाल में यहाँ का जो गवर्नर बंगाल का जो गवर्नर चार्ल्स कॉर्नवालिस, जिसको लॉर्ड कॉर्नवालिस कहते हैं, तो ये बंगाल में अभी है नियुक्त। अब ये बंगाल में नए नियम लाने पर
विचार कर रहा है कि ऐसा करते हैं कि छोटे छोटे किसान जो लोग हैं जिनके पास छोटे छोटे जमीनें हैं उससे हम डायरेक्ट ताल्लुकात न रख करके एक ऐसे व्यक्ति को दे दे जो अलग अलग गांव रखे। समझ रहे बात ना। तो यहाँ से जमींदार लोगों का उदय हुआ, इसको कहते हैं जमींदार। ध्यान से सुनेंगे, इसको क्या कहा गया? जमींदार। जो पहले जमींदार खानदानी नहीं चलता था, पहले जो जिसके पास बहुत कैपेसिटी है कि हाँ हम 200 गांव रखेंगे, 100 गांव रखेंगे, 150 गांव रखेंगे। क्योंकि हम बता दें कि जमींदारी में यहाँ तक की हो गई थी कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि 400-500 गांव भी देखे गए थे कि एक जमींदार के अंडर में 400 से 500 गांव तक भी हुआ करते थे। अब कई लोग लग रहा है कि नहीं हम 200 गांव के देखभाल कर सकते हैं। देख कहने का मतलब अभी देख एक मोटा मोटी मैं आपको समझा दें कि ये स्तंभरारी व्यवस्था जिसको अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कहते हैं, जिसको 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। लेकिन इसमें हम आपको अभी बता दें कि फाइनली जो जमीनें होते थे ना वो जमींदारों की नहीं होती थी। ये चीजें याद रखें। कई लोग को ये लगता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी और जमीन के छोटे छोटे भूस्वामी होते थे, उनकी जमीनें ईस्ट इंडिया कंपनी की हो गई, बंगाल के सारे क्षेत्रों पर कंपनी का कब्जा हो गया था। ठीक है, तो ये क्या करते, कंपनी सबसे जमीन लेकर करके बीच के जमींदार को दे दिया। लेकिन याद रखेंगे जमींदार को दिया है लेकिन केवल राजस्व को संग्रह करने के लिए, जो रेवेन्यू है उसको कलेक्ट करने के लिए दिया है, ना कि सभी प्रॉपर्टी जमींदारों के नाम हो गई है। ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखिएगा कि डायरेक्ट कंपनी क्या कर रही है कि किसानों से डायरेक्ट रिलेशन न रख करके एक बीच के आदमी से रिलेशन रखना चाहती है और इसको ये पूरा टास्क दे रही है कि तुम यहां से लगान वसूल करके लेके आओ, हम एक लगान फिक्स करते हैं और वही लगान यहां से वसूल करके लाओ और तुम जो है लगान को BEIC ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में डिपॉजिट करवाओ। तुम समझ रहे बात ना, जमा करवाना है। तो ये बीच में एक तरकीब सोचा, इसको कहते हैं अस्थायी बंदोबस्त। एक ऐसा व्यवस्था करना जो हमेशा के लिए एकदम बड़ा बढ़िया सेटलमेंट हो जाए, बार बार लगान उतार चढ़ाव करने की कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अच्छा ही सोच करके लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसको किया जा रहा है। लेकिन देखिए इस पर परिणाम क्या आ जाएगा। कंपनी के भी कुछ रूल थे। कंपनी क्या कर रही है कि जितने भी टैक्स तस्ला करके आएगा उसके 11 भाग होंगे। ध्यान सुनेंगे, 11 भाग में 1/10 भाग की अगर बात करें तो 1/10 भाग BEIC का हो जाएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, और एक भाग जो होगा वो जमींदार को मिलेगा। ध्यान से समझिएगा बात को। जमींदार क्या है, तो ये जितने भी खेती बाड़ी करने वाले जो भूमि है उन सभी भूमि का ये एक समाहर्ता है, ना कि उस भूमि का ये स्वामी है। यानी यहाँ से ये टैक्स को कलेक्ट करेंगे, इस भूमि का कोई मालिक नहीं है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन बातें ध्यान से समझेंगे उसको। अगर जमींदार गांव में से टैक्स लेके आता है, इसमें थोड़ी सी बातें मैं आपको बता दें। जमींदार खुद थोड़ी ना जाएगा बोनिया लेकर के भाई हमरा दे दीजिए, हमरा दे दीजिए। क्योंकि बड़े धुरंधर जो समय आमतौर पर अपने हिसाब से बोले तो जो बड़े माफिया लोग हैं, रंगदार लोग हैं, कंपनी ओकरे पकड़ के बैठे है। छोटा मोटा का आदमी का लोग सुनेगा, छोटा मोटा जाएगा तक ना देबो जरा टैक्स पी के 2 बोतल ओकरे गरिया देगा। तब बड़ा जो खास करके उस समय में जो खौफ मचेले है, एकदम पूरा दहशत फैलेले होगा, उसने आदमी जो है आगे आया, कहा कि हाँ हम 200 गांव लेंगे, हम 300 गांव लेंगे। या फिर जेकर खूब पहचान है, बढ़िया आदमी है, एकदम सब प्रेम भाव रखता है, खूब लोग सम्मान करते हैं, ऐसे आदमी आकर के बड़े बड़े लोग उभरे और ये जमींदार बन गए। इसको 200, 400, 500 गांव तक भी दिया गया था। ठीक है, जिसकी जितनी कैपेसिटी है। और ये उतना गांव के ये क्या करता था कि शहर के एक कोने में एक बंगला बना करके पड़ा रहता था। ये गांव में बोना लेकर के किसान के पास नहीं जाता था टैक्स लेने के लिए। इसके लिए ये एगो अधिकारी रखता था। इस अधिकारी को अमला कहते हैं। ये 12th में पूछता भी है कि अमला कौन था, तो अमला जमींदारों के द्वारा नियुक्त किया गया एक अधिकारी था। अच्छा, जमींदार इस अधिकारी को क्यों नियुक्त किया था, तो यहां से लोग से टैक्स को वसूल सके। ये समझ बात ना। तो अमला एक अधिकारी है। अब जमींदार के अमला के चमचा लोग कहां जा रहा है, तो गांव में जा रहा है टैक्स वसूलने के लिए। बताओ, टैक्स वसूलने के लिए जाए, सबके पास क्या स्थिति अच्छी होगी। जैसे मान लेते हैं अगर तुम मकान मालिक हो, 100 गो रूम रेंट पे दिए हो, तो 1 तारीख को कहिएगा कि हमको टैक्स दीजिए, तो क्या 1 तारीख को सभी रेंटर पैसा दे ही देंगे? किसी न किसी का ऐसा हो जाएगा। कोई लोग ऐसे होंगे कि जो रेंट रखे होंगे, कई लोग ऐसे होंगे कि रखे भी होंगे लेकिन उनको बहुत ज्यादा जरूरत हो गया तो निकाल दिए होंगे, पैसा खर्च हो गया होगा, तो वो कहेंगे कि इस बार नहीं अगला बार ले लेंगे, चाहे 5 दिन रुके 10 दिन रुके अरेंज कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होते थे कि जो जमींदार के अमला के जो चमचे होते थे, जब राजस्व को कलेक्ट करने के लिए गांव में जाते थे तो लोगों पे तरह तरह के जुल्म ढाते थे।
अब ये क्या किए, ये अपने भी कुछ बचाने के लिए, ज्यादा प्रॉपर्टी बचाने के लिए जमींदार लोगों पे जुल्म ढाले। अच्छा, जमींदार क्या कर रहा है, एक चीज ध्यान से समझिएगा, अगर जमींदार 11 किलो अनाज लेकर के और यहाँ आएगा तो कंपनी 10 किलो ले लेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ले लेगा, तो जमींदार के केजी बचेगा, मात्र 1 केजी अनाज बचेगा। लेकिन अगर ये जमींदार जो है अगर यहाँ से कोड़ा बरसा के, मार के, पीट के, राजस्व बढ़ा कर करके यदि अगर 22 केजी लेकर के आ जाती है, जमींदार 22 किलो लेके आएगा, तो जमींदार को क्या केजी होगा, तो 2 केजी, चूंकि अब 10 से भाग देगा तब 20 किलो तो लगभग हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो देखिए, जमींदार अगर 11 किलो अनाज ला रहा है तो 1 किलो हो जा रहा है, चूंकि 1/10 भाग ले रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अगर जमींदार सोच रहा है कि 22 किलो लेके आएंगे तो हमारा 2 किलो अनाज हो जाएगा। तो जमींदार ज्यादा लगान वसूलना चाहेगा, ज्यादा राजस्व की कम, ज्यादा फायदा किसको होगा, कंपनी को हो जाएगा। तुम जितने लानो बेटा हमारा उतने फायदा हो जाएगा। सर बतना, कंपनी तेज है, कंपनी लाभ के उद्देश्य से इस तरह का नियम भी लगाई है। तो ये जमींदार भी क्या किए कि जमींदार का भी धीरे धीरे स्वार्थ बढ़ता चल गया। जमींदार चाह रहा है कि हम ज्यादा लगान लेकर के आएंगे, ये ध्यान से समझिएगा। लेकिन जब ज्यादा लगान लगाएगा, देखो कंपनी हालांकि शुरू में ये जो व्यवस्था थी वो ये थी कि लोगों को एक निश्चित लगान हो जाएगी, वही लोग देंगे, अब बाकी जो पैसे बचेंगे उससे अपना घर परिवार चलाएंगे। इससे क्या होगा कि पूंजी इन्वेस्ट करने वाले लोग भी आएंगे, जो ज्यादा बड़े बड़े जोतदार हैं वो ज्यादा लाभ बचाएंगे तो वो और इन्वेस्ट करेंगे उसमें, जिससे खेती बाड़ी इस सब में स्थिति अच्छी हो जाएगी और टैक्स वगैरह भी अच्छा खासा आएगा। लेकिन यहाँ मामला क्या गड़बड़ा रहा है कि जमींदार कोई जिम्मेवारी नहीं ले रहा है। जमींदार के पास लोग आ रहे हैं किसी तरह से, चूंकि जमींदार तो हवेली में बड़ा बड़ा बांग्ला में पड़ल है, अमला एगो रखले है, अमलो अब 4-5 को चमचा रखले है, इहू गाँव में भेज रहा है टैक्स लाने के लिए। अब हाला हाली किसी किसान का जमींदार से बात होवे तब तो, और जमींदार से किसी का बात भी हो जा रहा है तो जमींदार मिलने के लिए तैयार नहीं है। जमींदार के आगे रोक रहा है, मालिक हमको तनी बेटी बियाना है, मालिक हमारा बच्चा बीमार है, मालिक हमारे घर में एगो डेट कर गया है, ये वो टैक्स नहीं देंगे। जमींदार सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, जमींदार को बेनिफिट चाहिए, समझ बात ना, और ये ला करके कंपनी में दे रहा है। अच्छा, एक बात और याद रखेंगे, इस व्यवस्था को कहते हैं अस्थायी बंदोबस्त, जिसको कहां कहां लागू किया गया है। तो अंग्रेज के जितने भी कुल कब्जे वाले भूमि थे उसके 19% क्षेत्रों पे लागू किया गया, जिसमें से हम आपको बता दें बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, वाराणसी है। चूंकि अब उत्तर प्रदेश के एरिया में चले जाइए तो अवध सबको जो है कि अवध के नवाब को भी हरा दिया था 1764 में बक्सर के युद्ध में। तो अवध के पास में भी अब इलाका में इसका सेना रहता था, उन सभी क्षेत्रों पे, आसपास के क्षेत्रों पे भी लगभग अधिकार होने लगा था अंग्रेजों का। ध्यान सुनेंगे, उत्तरी कर्नाटक गाजीपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। और दक्षिण भारत में ये आप देख लीजिए, ये केरल है, केरल के ऊपर साइड में कर्नाटक है, कर्नाटक के उत्तरी वाला भाग में ध्यान सुनेंगे बंगाल आपका बिहार हो गया, गाजीपुर साथ साथ वाराणसी, और ये आपका उत्तरी कर्नाटक, ये ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, इतने जगह पे लागू किया गया, मेन खास करके बंगाल आप ध्यान में रखिएगा। इसमें क्या होता था, इसको सूर्यास्त कानून कहा गया, याद रखेंगे क्या कहा गया इसको, सूर्यास्त कानून। ध्यान सुनेंगे, सूर्यास्त कानून इसलिए कहा गया कि कंपनी BEIC जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जमींदार को कहते थे कि अगर जिस दिन आपको लगान देना है उस दिन सांझ के शाम, समझते हो, जब सन शिफ्ट हो जाता है, डूब जाता है, तो जिसको कहते हैं हम लोग, ध्यान सुनेंगे, सूर्यास्त एगो सूर्योदय हो गया, एगो सूर्यास्त, सूर्य अस्त हो गया, यानी शाम का बेरा हो गया। तो शाम तक सूरज डूबे से पहले जो है कि आपको जमींदार को लगान कंपनी में जमा करना होता है। किसी दिन डेट हो गया कि साल में ये महीना के इतना ये दिन, जैसे 1 तारीख है तो 1 तारीख को आपको BEIC में लगान देना है, तो जमींदार को हर हाल में लगान BEIC को देना पड़ेगा। अगर BEIC को ये नहीं देता है जमींदार, तो जमींदार की कल है, जमींदार की नीलामी हो जाएगी। इसका जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है जमींदार के, खूब बांग्ला में रहल निकाल देगा, अंग्रेज क्या करेगा, एक नीलामी हो जाएगी। यानी जो 400 गांव अगर ये रख लेता, 400 गांव से राजस्व लाता था और ये इसको खुद भी मिलता था कंपनी के थ्रू, अब कंपनी को जाता था, तो ये अभी 400 गांव इसके अंडर में नहीं रहेंगे, इसकी जमींदारी नीलामी होगी, कल 400 और गांव का राजस्व वसूलने का जो मालिक है वो कल और हो जाएगा। समझ बात ना, तो ये याद रखेंगे। इस दौरान कहते हैं, अब तुम बताओ कि सारे जमींदार लगान निश्चित समय पे दे ही देते होंगे, नहीं देते होंगे। इसके कारण
कारण कहते हैं कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का परिणाम था कि बंगाल से 75% जमींदार जो थे उसका ट्रांसफर हो गया, ओकर नीलामी हो गया ओकर संपत्ति के, और उसके जगह दूसरा जमींदार आ गए। ध्यान से समझिएगा। लेकिन अभी और मामला लोचा है। जब यहाँ जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इस पर जब विचार करती है कि एगो जाता है एगो आता है, तो इसमें लोचा क्या है? क्योंकि एक वर्धमान राजा की कहानी एनसीईआरटी में भी आपको पढ़ना है कि उनकी भी संपत्ति वैसा हो गया था। देखो कई बार मान लेते हैं कि आप अच्छे व्यक्ति है, आपका व्यक्तित्व बढ़िया है, आप किसानों को दोस्त मान करके, फ्रेंड मान करके उससे अच्छी नाता रख रहे हैं, उसके यहाँ शादी विवाह कुछ भी सामाजिक कार्य है उसमें आप मदद करते हैं, उसको लगान समय पे माफ कर देते हैं, कम होता है तो माफ करते हैं, तो इससे क्या होता है कि आप पर जमींदार पे क्या हो जाता है कि जमींदार पे बकाया कंपनी का बढ़ जाता है। क्योंकि ये देगा नहीं तो ये तो अपना लगान फिक्स कर ले, आपको इतना लाना है, समझ बात ना, तो इस पे जमींदार का बकाया कंपनी के तो बढ़ जाएगा, और नहीं जब चुका पाएगा तो कंपनी इसकी जमींदारी क्या करती है, नीलाम करते हैं। तो इस समय क्या होता था कि जैसे अब तुम सोचो कि जो 400 गांव का जमींदार है उतना गांव का राजस्व ला कर करके महल बंगला बना उला करके ऐसो आराम से रख रहा है, चमचा चमचा सब है। अब वो एरिया में तो वही वो पूरा खतरनाक आदमी हो गया। अब ओकरा छोड़ करके कोई और आदमी तुम सोच करके देखो कि जमींदारी ओकर एरिया में कोई ले सकता है? नहीं ले सकता है। आज देखिएगा जैसे मुखिया उखिया का चुनाव होगा तो जे 4-5 साल से जीत रहा है, जनरल सीट है, अब वो फालना बाबू क्या कैलन कि जब हर्जन सीट आ जाएगा, निम्न वर्ग का जो सीट बुक हो जाएगा, रक्षित हो जाएगा, उसमें क्या होता है कि आप देखिएगा कि निम्न वर्ग के कोई आदमी के जेकर स्थिति एकदम खराब है, जो जानता है कि अगर एकरा पैसों आ जाएगा तब बुद्धि नहीं है, एकरा यूज कर सकते हैं, हमेशा मालिक कर रहा है, औसन आदमी के रुपया फेंक कर करके पूरा खर्चा उर्चा कर करके आपका जिता दिया जाता है। जब जीत जाता है वो आदमी तो फिर ओकरा पर हुकूमत चलता है, जो बड़े लोग हैं। तो ये यही चीज बंगाल में भी हो रहा है कि जो जमींदारी कर लिया तो जमींदार बड़ा तेज होता था, जमींदारी जान गया कि आसान हो गया है, अब कंपनी में हम पैसा नहीं जमा किया तो जान है कि हमारा काल नीलामी हो जाएगी जमींदारी के। तो जमींदारी एकदम 100 टूट पूंजी आदमी रहता था, जेकर आर्थिक स्थिति बड़ा एकदम इकोनॉमिकल पावर एकदम कमजोर एकदम वीक है, औसन एक आदमी नौकर को पकड़ता था जमींदार, कहता था कि कल जब नीलामी हो तो न तो तू ही बोली लगा दी है। कोई कहतो कि हम इतना टैक्स देंगे तो तू कह दिए कि हम इतना बढ़ल चढ़ रहना है, आज जे होगा चाहे बनैले रहे जमींदार उतना बनैले है काम भर प्रॉपर्टी वगैरह, और नौकर एक फड़फड़ाएगा खाली जमींदार के, चूंकि जमींदारी फलाना जमींदार वर्धमान की नीलामी हो गई तब वर्धमान को फिर दोबारा मिलेगी नहीं जमींदारी किसी और का, तब वर्धमान क्या करेगा, अपन नौकरी चाकर के लगैले है कि बोली कल होते तो तू ही बोल दी है। तो जमींदारी इससे क्या होती थी कि पुराने जमींदार के हाथ में ही हो जाते थे। तो सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार देखिए तो 75% जमींदारों की जमींदारी जो है कि वो क्या हो गई, परिवर्तन हो गई, हस्तांतरित हो गई। लेकिन इसमें मामला था कि लगभग जो जमींदारी होता है, इसमें ध्यान से सुनेंगे, 75% जमींदारी को 95% जमींदारी को फर्जी माना गया है। माने ये वही जमींदारी हो गई कि कोई जमींदार की जमींदारी नीलामी हुआ तो उसका नौकर फिर जमींदारी ले लिया, और नौकर खाली नाम के है, पुराना जमींदार ही उस पर वर्चस्व कर रहा है, पुराना जमींदार ही टैक्स वगैरह ला रहा है। तो ये चीजें ध्यान से समझिएगा, इसका परिणाम हो गया। लेकिन इस सब में मालामाल कंपनी भी हुआ, मालामाल जमींदार भी हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा जो है ये बोझ के तरह दबा कौन, तो लोग दब रहे हैं, जो किसान छोटे छोटे किसान हैं, जो इनसे खेत जोतते थे, जमींदारों को लगान देते थे, इनको जमींदार का जुल्म भी सहना पड़ा, इनके सामाजिक कार्यों में कोई आगे नहीं आया, इनकी स्थितियां दिन प्रतिदिन किसानों की खराब होते चली गई। तो इस चीज को देखते हुए बाद में ये अस्थायी बंदोबस्त के जगह पर भी दूसरा लाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जो है ये ध्यान में रखिएगा, अस्थायी बंदोबस्त को लागू कौन किया, तो बंगाल का गवर्नर जिसको कहते हैं चार्ल्स कॉर्नवालिस। ये कुल कितने क्षेत्रों पर लागू हुआ था, 19 क्षेत्र पर। प्रमुख जगह का नाम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी, गाजीपुर, उत्तरी कर्नाटक। याद रखिएगा कितने जमींदारों का हस्तांतरित हो गया, 75%, और कितने जमींदारी जो थे वो फर्जी थे, जो सॉरी कितने जमींदारों की जो नीलामी फर्जी थे, तो वो 95% जो जमींदारों की नीलामी थे वो फर्जी थे। और कब लागू हुआ, 1793 में। अस्थायी बंदोबस्त को ही कहते हैं स्तंभरारी बंदोबस्त, और इसी को कहते हैं सूर्यास्त कानून। सूर्यास्त कानून इसलिए कहते हैं सूर्य के अस्त होते होते जमींदारों को लगान, जमींदारी को जो जमींदार होते थे उनको लगान कहाँ जमा करना होता था, BEIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा।